नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके संस्थान के YouTube चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म कर रहे हैं। इसका कुछ पार्ट फ्लावर का है, वो 11th का भी है, तो साथ में वो भी कवर हो रहा है। तो बच्चे जो 10th से 11th में आ रहे हैं, जिनको पता है कि उनका 10th का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और वो 11th के लिए साइंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। और 12th वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग बंद रहेगी, तो अपने पास यही ऑप्शन है अभी कि ऑनलाइन स्टडी अपन को अच्छे से करते रहना है, ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तो इसी साल मार्च या अप्रैल के महीने में होगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं ना। तो आपको अपना कुछ कोर्स करके रखना पड़ेगा, ताकि आपकी स्कूल शुरू हुए या आपकी क्लासेस शुरू हुए, तब तक आप कुछ अच्छा कर पाएँ। आइदर आप बहुत नुकसान में हो जाओगे, नीट के लिए भी और 12th के लिए भी। तो अपन अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आरबीएसई की बुक में सेकंड चैप्टर, नाम ही इसी नाम से दे रखा है, और सीबीएसई वाला सेकंड चैप्टर में ये इंक्लूडेड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है फ्लावर्स में, तो अपन को पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, एंड्रोशियम है। कौन सा है? एंड्रोशियम है। और उसकी यूनिट क्या है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। उसकी यूनिट है स्टेमन। क्या है? स्टेमन। तो यहाँ अपन को दो बातें एकदम क्लियर हो गई। कि कौन कौन सी बात क्लियर हुई? एक तो ये क्लियर हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। कल की क्लास में भी आपको पता था एंड्रोशियम, और उसकी यूनिट क्या है? स्टेमन। आज एक नई बात बताता हूँ, जो कि अब टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, आपकी टर्मिनोलॉजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको कुछ और वर्ड पता होना चाहिए। स्टेमन के अलावा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोफिल। लास्ट क्लास में मैंने आपको एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज वापस उसी से शुरुआत करता हूँ। देखिए, मैंने इसके 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? एंड्रोशियम के कौन कौन से? पहला, ये ऊपर वाला पार्ट को क्या कहा जाता है? एंथर। इसे क्या कहा जाता है? फिलामेंट। और ये जो बीच वाला पार्ट है, इसे क्या कहा जाता है? कनेक्टिव। तो ये 3 पार्ट है। कम्युलेटिव रूप से क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। अलग अलग रूप से क्या कहेंगे? एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। क्या कहेंगे? एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। कल एक और चीज़ बताई थी कि ये स्ट्रक्चर कैसी है। अगर इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी आपको? बाइलोब। कैसे दिखेगी? बाइलोब। तो आपको ये बताना है ईच एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर। ईच एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है? देखिए, लोब का मतलब है, ये हिंदी में लिख देता हूँ, द्विपिंडीय। ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। एक लोब तो क्या हुआ? ये वाला हो गया। और एक लोब कौन सा हुआ? ये वाला हो गया। क्लियर है? तो कैसे स्ट्रक्चर हुई? बाइलोब स्ट्रक्चर हुई। क्लियर है? अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ये एक लोब है। ये जो एक लोब है, ये जो आपको एक लोब दिख रही है, ये वाली एक लोब है। इसमें पोलन सैक कितने हैं? एक तो ये और एक ये। तो पोलन सैक कितने हुए? 2 पोलन सैक हुए। तो एंथर की एक पोलन लोब के पास कितने पोलन सैक है? 2 पोलन सैक है। तो यहाँ 2 पोलन सैक, सॉरी, यहाँ 2 पोलन सैक और यहाँ 2 पोलन सैक। तो टोटल कितना हुआ? 4। टोटल कितना हुआ? 4। तो
अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंथर में पुलन सेक्स कितने हैं, तो कितने होंगे? 4 पुलन सेक्स। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? एंथर की स्ट्रक्चर पहली बात तो कैसी होती है? बायलोब। बायलोब, एक लोब के अंदर कितने पोलन सेक है? 2 पोलन सेक है। और पोलन सेक में क्या रहते हैं? पोलन ग्रेन्स रहते हैं। कनेक्टिव का फंक्शन क्या है? जो पोलन ग्रेन से जो डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशन क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि इसके अंदर कौन से टिश्यू परसेंट है? वेस्कुलर टिश्यू परसेंट है। ठीक है, फिलामेंट का सहारा प्रदान करने का काम है। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर। पोलन ग्रेन किस में फॉर्म होते हैं? पोलन सेक के अंदर। कौन से प्रोसेस से फॉर्म होते हैं? कौन से प्रोसेस से? मियोटिक डिवीज़न की वजह से फॉर्म होते हैं। कौन से डिवीज़न की वजह से? मियोटिक डिवीज़न से। और किससे फॉर्म होंगे? पोलन मदर सेल से फॉर्म होंगे। ये सब अपने आगे आएगा, लेकिन अभी सिर्फ एक साथ ओवरव्यू के लिए बता दिया। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? एंथर की स्ट्रक्चर कैसी है? बायलोब। पोलन से कितने हैं? 4। एक लोब में कितने हैं? 2। 2 लोब के जुड़ गए तो कितने हुए? 4। स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि अभी हमने एंथर की बायलोब स्ट्रक्चर के बारे में बात की, अब थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। अगर अपन कैप्सेला की बात करें, जिसे एक आदर्श एंजियोस्पर्म कहा जाता है, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब पहले पीएमटी का एग्ज़ाम हुआ करता था तो वहाँ ये एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट की जगह सीधा कैप्सेला ही पढ़ा दिया जाता था। क्योंकि मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके 80 या से 90% कैरेक्टर सारे कैप्सेला के अंदर अवेलेबल है। तो कैप्सेला को एक आदर्श एंजियोस्पर्म भी माना जाता है, आइडियल एंजियोस्पर्म। मतलब एक सबसे अच्छा एंजियोस्पर्म का नाम बोलेंगे ना तो उसे कैप्सेला बोलेंगे। और कैप्सेला कौन सी फैमिली का है? क्रूसीफेरी फैमिली का है। क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? पोलन सेक कैसा है? टेट्रा स्पोरेंजिएट है। कैसा है? टेट्रा स्पोरेंजिएट है। ये एक आइडियल सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन। अगर आपसे इसकी कोई फैमिली पूछे तो आप क्या बताओगे? इसकी फैमिली कौन सी है? क्रूसीफेरी है। कौन सी है? क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। और कंडीशन कैसी है? टेट्रा स्पोरेंजिएट है। लेकिन क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सब में ही ये कंडीशन अवेलेबल हो रही है। अगर मालवेसी फैमिली के बारे में बात करूँ, मालवेसी के बारे में, तो आप देखोगे कि उसके अंदर केवल एक ही लोब है। कितनी लोब है? एक ही लोब है। एक ही लोब है तो पोलन सेक कैसे हुए? 2 पोलन सेक। कितने पोलन सेक्स हुए? 2 पोलन सेक हुए। और कंडीशन कैसी हुई? बाइस्पोरेंजिनेट। कैसी हुई? वो टेट्रा है, ये कैसी है? बाई है। वो टेट्रा है, ये कैसी है? बाइस्पोरेंजिनेट है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पोलन सेक डेवलपमेंट की। ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है आपका? बोलिए क्या है ये आपका? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के जब आप एंथर में एंथर का टीएस काटते हैं, ये आपने एंथर का टीएस कट किया, तो आप ऐसी स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिए।
ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में, कोई डाउट ना हो, क्योंकि डाउट होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, लेयर को अभी सिर्फ आउटलाइन के तौर पर समझाया जा रहा है ताकि आप उस लेयर को समझ सकें। जब मैंने इसका टीएस काट के देखा तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। कैसे दिखी? इसका मैंने टीएस कट किया तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, चलो आगे चलते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर दिखी। अब मैं इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर बनी कैसे। पहले मैं लेयर्स के नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बताऊंगा, फिर लेयर्स के नाम बताऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपको आउटलाइन के तौर पे बताया है। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ टीएस ऑफ एंटर। आप भी बता सकते हैं ये कनेक्टिव है, ये क्या है, पुलन सेक है, ये आपको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता चल गया होगा ये कनेक्टिव है, ये पुलन सेक है। जो लेयर्स के नाम हैं वो मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहें। पहले लेयर्स के नाम बता दिए और फिर लेयर को डिस्क्राइब किया तो मज़ा नहीं आएगा। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर लेयर्स के नाम बताता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसके डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बाहर की बात करते हैं कि सबसे शुरुआत की फेज में पुलन सेक क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एक ही टाइप की सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या लगेगा कि पुलन सेक कैसा बना हुआ है, एक ही टाइप की सारी सेल से मिलके बना हुआ है। ऐसा लगेगा कि सब एक ही टाइप की सेल है, सब एक ही टाइप की सेल है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ आउटलाइन के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए। पहला लगा कि एक ही टाइप की सेल से बना हुआ है। स्टार्टिंग की फेज़ में क्या होता है, जब मतलब आप समझ लीजिए पराग कोश की जब एक शिशु अवस्था होगी तो एक ही टाइप की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा, जिसे कहा जाता है समांगी कोशिकाएं या होमोजीनस सेल्स। ठीक है, जो कि किससे ढकी हुई होती है, एक लेयर से, जिसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस लेयर द्वारा ढका हुआ रहता है। अब क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे की कुछ सेल्स, मतलब मान के चलिए ये एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल थी। ठीक है, ये पूरी रो में भी हो सकती है, ये एक दो भी हो सकती है, तो ध्यान से सुनना है। एपिडर्मिस के नीचे की कुछ सेल क्या होती है, आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। के नीचे की सेल्स आकार में बड़ी हो जाती है। एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। मतलब साइज क्या हुआ इनका, बढ़ गया। ठीक है, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, इनका जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और जो इनका केंद्रक है वो सुस्पष्ट दिखाई देने लगता है। मतलब आप मान के चलिए ये भी सेल बड़ी हो गई, 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 ये भी सेल बड़ी हो गई। इनका जो जीव द्रव्य है वो डेंस दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो आपको क्लियरली विजिबल होने लग जाएगा, तो सुस्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहला डेवलपमेंट समझने की कोशिश कीजिए कि एपिडर्मिस के नीचे की कुछ कोशिकाएं, नीचे की कोशिकाएं सामान्य की तुलना में अपने आकार से बड़ी होने लग जाती है, जिनका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है। इन कोशिकाओं को एक नाम दिया गया, इन्हें कहा गया प्रसूतक कोशिका। क्या कहा गया, क्या कहा गया, प्रसूतक कोशिका।
इंग्लिश में कहा गया आर्चीस्पोरियल सेल। क्या कहा गया? क्या कहा गया? आर्चीस्पोरियल सेल प्रसूतक कोशिका। ध्यान से सुनेंगे, ये डेवलपमेंट चल रहा है टीएस काटी। टीएस की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की कुछ कोशिकाएं अपने क्या होती है, आकार में बड़ी होने लग जाती है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? आर्चीस्पोरियल सेल कहा जाता है। इसकी पहचान कैसे हुई कि उनका आकार में बड़ी है, जीवद्रव्य कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया, और केंद्र कैसा दिखाई देने लग गया? सुस्पष्ट दिखाई देने लग गया। ठीक है, तो इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया? आर्चीस्पोरियल सेल। कैसा नाम दिया? आर्चीस्पोरियल सेल। अब ध्यान से सुने, नेक्स्ट पेज लेता हूँ। ये जो प्रकार का डेवलपमेंट है इसे कहा जाता है यूस्पोरेंजिएट। हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ। दोनों भाषाओं में लिखने का फ़ायदा क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे बिल्कुल इंग्लिश के प्रति रिजिड हो जाते हैं कि सर हमको इंग्लिश में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों भाषाओं में लिख देते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर रहे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाया है या सर ने सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाया है। ठीक है ना? किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है? यूस्पोरेंजिएट होता है। किस प्रकार का होता है? यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है। अब इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। वैसे बायोलॉजी वालों को इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी सीधी इंग्लिश टर्म ही आ जाती है। यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? मैंने बोल दिया पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसा है, यहाँ लिख देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक कैसा है? यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है कि ये क्या है? इट इज़ डेवलप फ्रॉम मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल। इट इज़ डेवलप फ्रॉम मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल। इसकी वजह से इसे क्या कहा गया? यूस्पोरेंजिएट। क्या कहा गया? यूस्पोरेंजिएट। इट इज़ डेवलप फ्रॉम मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल, मतलब एक से अधिक आर्चीस्पोरियल सेल से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? यूस्पोरेंजिएट कहा गया। क्या कहा गया? यूस्पोरेंजिएट कहा गया। अब मैं इसको रब करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको रब करता हूँ। अभी तक आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। अब देखिए, यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट पता चल गया। एपिडर्मिस की कुछ सेल आप बड़ी हो गई जिनका जीवद्रव्य गाढ़ा हो गया, केंद्र क्लियरली दिखाई देने लग गया, एक एक चीज़ क्लियर हो गई। इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया? आर्चीस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिका नाम दिया। अब मैं यहाँ थोड़ा इंग्लिश में लिखूंगा और हिंदी में भी लिख दूंगा। कौन सी कोशिका है? आर्चीस्पोरियल सेल। इतना इजीली समझ में आ जाएगा कि आप सोचेंगे कि क्या इतना हार्ड चीज़ थी और इतना इजीली समझ में आ गया, थ्योरी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये ध्यान से सुनिए, इसको हिंदी में क्या कहा गया? प्रसूतक कोशिका। प्रसूतक कोशिका, आर्चीस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिका। ध्यान से सुनेंगे, प्रसूतक कोशिका कौन सी है? जो बड़ी हो गई थी, जिनका केंद्र कैसा था? स्पष्ट दिखाई देने लग गया, जीवद्रव्य गाढ़ा है। ठीक है, और नॉर्मली सेल से कोई बड़ी सेल है। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। अब आर्चीस्पोरियल सेल से भी आगे डेवलपमेंट चलेगा, उस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। अब आर्चीस्पोरियल सेल जो बनी है उसके अंदर डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा? पेरिक्लिनल। कौन सा डिवीज़न होगा? पेरिक्लिनल डिवीज़न। ध्यान से सुन लेना, पेरिक्लिनल। हिंदी में कहा जाता है, बहुत हार्ड है, अगर मैं हिंदी में बता भी दूंगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, परितानिक और अपतानिक, जो कि संभव नहीं है याद करना। पेरिक्लिनल डिवीज़न। फिर डाउट आप नहीं पूछोगे लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। पेरिक्लिनल डिवीज़न क्या होता है? ध्यान से सुनिए, ये कोई सेल है, ठीक है। अगर इसमें इस तरह से डिवीज़न होगा तो इसे क्या कहा जाएगा? पेरिक्लिनल। क्या कहा जाएगा? पेरिक्लिनल। किस टाइप का डिवीज़न है? इस टाइप का,
दिख रहा है आपको क्लियरली किस टाइप का डिवीज़न है? इस टाइप का। इसे कहा क्या गया? पेरिक्लिनल। एंटीक्लिनल की बात करूं तो एंटीक्लिनल का डिवीज़न किस टाइप का होगा? एक सेल है, इस टाइप का डिवीज़न होगा, उसे क्या कहा जाएगा? एंटीक्लिनल। आगे मैं और समझाऊंगा, यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसे क्लियरली नहीं दिख रहा है, यहाँ समझा देता हूँ। इसे क्या कहा गया? एंटीक्लिनल। क्या कहा गया? एंटीक्लिनल। ये कौन सा है? पेरिक्लिनल। अब मैंने क्या बोला, आर्चिस्पोरियल सेल में कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो उससे क्या बनेगी? दो लेयर बनेगी। क्या बनेगी? दो लेयर बनेगी। दोनों लेयर का नाम बता देता हूँ। बाह्य जो लेयर होगी, जो आउटर लेयर होगी, उसे कहा जाएगा प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी। इंग्लिश मीडियम वाले प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या कहेंगे? प्राइमरी पेराइटल सेल। दो लेयर बनी, तो जो बाहरी है ये कौन सी है? बाहरी लेयर। इसे क्या कहा गया? प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, ये है इनर लेयर। ये कैसी है? इनर लेयर है। इसे क्या कहा गया? प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये कौन सी है? प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यहाँ भी लिख देता हूँ। आप हिंदी मीडियम वाले साथ साथ हिंदी में भी नोट कर लीजिए। प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। ठीक है, ये इनर है, ये आउटर है। क्लियर है? आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ तो दो लेयर बनी, कौन सी? प्राइमरी पेराइटल सेल की, प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल की। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी पेराइटल सेल में फिर क्या होगा? पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। हिंदी में लिख देता हूँ, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका लिख देता हूँ। प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्राइमरी पेराइटल सेल में डिवीज़न होगा। यहाँ देखिए आपकी सारी लेयर्स भी क्लियर होगी। अभी सारी लेयर्स का नाम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी लेयर का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा तो दो लेयर और बनेगी। कौन सी? पहली का नाम है एंडोथीशियम। पहली बार नाम आएगा आपके सामने, थोड़ा सा अलग लग सकता है, एंडोथीशियम। और इसे कहा जाता है पेराइटल लेयर। हिंदी में भी बताऊंगा अभी। पेराइटल लेयर और एंडोथीशियम। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब पेराइटल लेयर में फर्दर डिवीज़न होगा। कौन सा? पेरिक्लिनल भी और एंटीक्लिनल भी। पेरिक्लिनल डिवीज़न भी हो रहा है और एंटीक्लिनल डिवीज़न भी हो रहा है। तो क्या बनेगी? मिडल लेयर और टैपिटम। ध्यान से सुनेंगे। आर्चिस्पोरियल सेल में क्या हुआ? पेरिक्लिनल डिवीज़न हुआ। पेरिक्लिनल डिवीज़न किस टाइप का होता है मैंने आपको बता दिया, जिससे दो लेयर बनी, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजिनियस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में फिर पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, जिससे दो और लेयर बनती है। एक लेयर का नाम है एंडोथीशियम, दूसरी का नाम क्या है? पेराइटल सेल। पेराइटल सेल में फिर दोनों प्रकार के डिवीज़न होते हैं, एंटीक्लिनल भी होता है और पेरिक्लिनल भी होता है। उससे क्या बनती है? मिडल लेयर और टैपिटम। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी को कोई डाउट नहीं? देखिए, लेयर्स की बात कर देते हैं फटाफट ताकि आपको याद रहे। जब
पिछला डायग्राम बताया था मैंने आपको, अब आप अपने दिमाग में वो डायग्राम विजुलाइज कीजिए कि सर ने क्या डायग्राम बताया था। पिछला डायग्राम बताया था, अब आप उस डायग्राम को ध्यान से विजुलाइज कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट लेयर कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, अलग कलर से लिखता हूँ ताकि याद रहे, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी बताई थी उस डायग्राम में, सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है, आर्ची स्पोरल सेल। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हुई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्लियर है यहाँ तक बात। देखिए एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एपिडर्मिस के बाद में यहाँ आइए, एपिडर्मिस में डिवीज़न हुआ, एपिडर्मिस के बाद लेयर कौन सी बनी, ये बनी एंडोथेलियम। तो लेयर कौन सी है दूसरी, एंडोथेलियम। कौन सी लेयर है, एंडोथेलियम। क्लियर है बात, एंडोथेलियम दूसरी लेयर, ठीक है। सी तीसरी लेयर कौन सी होगी, तीसरी लेयर है मिडल लेयर। कौन सी है, मिडल लेयर। और लास्ट लेयर है डी टैपिटम। अब ये जो पूरा प्रोसीजर था वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के सवाल के लिए टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जो पूरा फ्लो चार्ट है ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार वापस रिपीट कर देता हूँ, एपिडर्मिस के नीचे की कुछ सेल्स साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, आर्ची स्पोरल सेल कहा जाता है। आर्ची स्पोरल सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, पेरिक्लिनल डिवीजन हो रहा है, जिससे क्या बनती है, 2 लेयर बनती है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल में फिर डिवीज़न होता है, जिससे क्या बनता है, एंडोथेलियम बनती है और पैराइटल लेयर्स बनती है। पैराइटल लेयर में फिर डिवीज़न होता है, एंटीक्लिनर और पेरिक्लिनर, जिससे बनती है मिडल लेयर और टैपिटम। और टैपिटम बोर्ड के एग्जाम में 5 करोड़ बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेवलपमेंट बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने बोला सर आपने प्राइमरी पैराइटल सेल्स का तो बिल्कुल अच्छे से बता दिया, अब प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल की भी बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल की बात करते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल, और ये कैसी है, इनर लेयर है, ठीक है। अब क्या होगा, या तो इसमें सीधा ही विभाजन हो जाएगा, या क्या होगा, ये विभाजन कंप्लीट होगा उसके बाद इसमें विभाजन होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें जब डिवीज़न होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस मैंने आपको 2 दिन पहले पूछा था। देखिए मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस का मतलब होता है कम करना। मातृ कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कैसी रह जाती है, आधी हो जाती है, क्योंकि मियोसिस वर्ड किससे लिया हुआ है, मियोन से, और मियोन का मतलब भी क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना। तो संख्या बढ़ जाएगी लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ, जिससे क्या बने, 4 माइक्रोस्पोर बने। कितने माइक्रोस्पोर बने, 4 माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर ही क्या है आपके, पोलन ग्रेन्स है। क्या है, पोलन ग्रेन्स। ये माइक्रोस्पोर क्या है आपके, पोलन ग्रेन्स है। तो प्राइमरी स्पोरेंजिनस सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, डिवीजन होने से क्या बनी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस होता है तब अपन को पता है एक एक कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो कितने बने, 4 माइक्रोस्पोर मान लिए, लेकिन गुणसूत्र की संख्या कैसी हो गई, मात्र कोशिकाओं की तुलना में आधी रह जाती है। इसलिए नाम क्या है, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि सूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आधी हो रही है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, आधी हो रही है। क्लियर है आपको यहाँ तक बात, किसी को कोई डाउट है तो वापस पूछ सकता है। ये डेवलपमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है ये आपको। अगर ये आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ध्यान से इसको पढ़िए। अगली क्लास में मैं आपको सारी लेयर्स के बारे में और
आगे के प्रोसीजर के बारे में, पोलन ग्रैंड के डेवलपमेंट के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। तो अगली क्लास का थोड़ा सा टाइम, गाइडलाइन का टाइम आजकल थोड़ा कम कर दिया है, इस वजह से क्लास का लेक्चर छोटा करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दूंगा 5 या 7 मिनट, ताकि एक पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।